जहाँ पर प्रोफेसर जेरेल्ड अपने बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं और क्लास खत्म होने के बाद वो बच्चों को बोलते हैं कि मैंने बाहर मैथमेटिक्स का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सम लिखा है और जो भी उसे सॉल्व करेगा उसे ना केवल मुझसे शाबाशी मिलेगी बल्कि कॉलेज के रिकॉर्ड्स में उसका नाम भी दर्ज किया जाएगा। और इसके बाद वो क्लास खत्म करके वहाँ से चले जाते हैं। इसी कॉलेज में एक लड़का सफाई का काम करता है और इसका नाम होता है विल हंटिंग और वो भी उस सम को देखता है और वो उस सम को अपने घर पर शीशे के ऊपर सॉल्व करने की कोशिश करता है और अगले दिन आकर वो उस ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखना शुरू कर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। विल के 3 दोस्त भी होते हैं और इनके नाम होते हैं चकी, बिली और मॉर्गन। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि प्रोफेसर जेरेल्ड के पास उनके कुछ स्टूडेंट्स आते हैं और वो बोलते हैं कि हम आपके सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। जेरेल्ड बोलता है कि आज शनिवार है यानी कि आज छुट्टी का दिन है और वो काम नहीं करना चाहता। उनमें से एक लड़की बोलती है कि हम मंडे तक इंतजार नहीं कर सकते उस नाम के लिए जिसने वो थ्योरम वो सम सॉल्व किया है जो आपने क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पे लिखा था। और ये सुनने के बाद जेरेल्ड उन स्टूडेंट्स के साथ उस बोर्ड तक जाता है जहाँ पर उसने वो सवाल लिखा था और जब वो उसका आंसर देखता है तो वो बिल्कुल ठीक होता है। वहीं पर जेरेल्ड के 2-3 होनहार स्टूडेंट्स होते हैं। वो उनसे पूछता है क्या तुमने सॉल्व किया है? वो बोलते नहीं। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि विल अपने दोस्तों के साथ बच्चों का बेसबॉल मैच देख रहा होता है। तभी विल को एक लड़का दिखता है। विल अपने दोस्तों को बोलता है कि जब मैं केजी में था तो इसने मुझे बहुत मारा था। और इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ वहां से कुछ खाने के लिए निकल जाता है और जब वो गाड़ी में जा रहे होते हैं तभी वही लड़का जिसने विल को केजी में मारा था वो विल को दोबारा दिखता है और विल उसके पास जाता है और उसे कहता है कि याद है हम केजी में साथ थे। और इसके बाद विल उसे मारना शुरू कर देता है। उसके साथ उसके दोस्त भी होते हैं और विल के दोस्त भी आ जाते हैं और इसके बाद इन दोनों ग्रुप्स के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। विल उस लड़के को बहुत बुरी तरह मारता है लेकिन तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और विल को अरेस्ट कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर जेरेल्ड अपनी क्लास में आते हैं और आज क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं क्योंकि सब उस जीनियस का नाम जानना चाहते हैं जिसने ब्लैक बोर्ड पे वो सम सॉल्व किया था जिसे सॉल्व करना किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। जेरेल्ड वहां पर बैठे सभी स्टूडेंट्स को बोलते हैं कि वो जीनियस सामने आए जिसने वो सम सॉल्व किया था और अपना इनाम पाए, लेकिन वहां से कोई भी बाहर नहीं आता। जेरेल्ड बोलते हैं कि शायद आज ये रहस्य यहाँ पर नहीं खुल पाएगा। इसके बाद जेरेल्ड क्लास के सभी बच्चों को बोलता है कि मैंने और मेरे कोलीग्स ने क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पर एक और मैथ की प्रॉब्लम लिखी है जिसे प्रूव करने में 2 साल लग गए थे। ये एक तरह की चुनौती का आगाज हुआ है, इसीलिए हम सब तैयार हैं और इसीलिए हमने उस सम को क्लास के बाहर ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। और इसके बाद जेरेल्ड भी क्लास छोड़कर चले जाते हैं और अगले दिन जेरेल्ड जब अपने साथ के एक प्रोफेसर के साथ उसी कॉरिडोर में होते हैं जहाँ पर वो ब्लैक बोर्ड होता है जहाँ पर उन्होंने वो सम लिखा होता है तो वो देखते हैं कि विल हंटिंग बोर्ड पर कुछ लिख रहा होता है और वो उसकी ओर आना शुरू कर देते हैं। उन्हें अपनी ओर आता हुआ देखकर विल हंटिंग वहां से निकलना शुरू कर देता है। प्रोफेसर बोलते हैं कि ये प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए क्योंकि वो वहां पर सफाई का काम करता है। वो उन्हें सॉरी बोलता है और वहां से निकल जाता है। तभी प्रोफेसर का दोस्त उन्हें पीछे से आवाज देता है और जब जेरेल्ड उस ब्लैक बोर्ड के सामने जाते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं क्योंकि विल ने उस प्रॉब्लम को जिसे सॉल्व करने में प्रोफेसर को 2 साल लग गए थे उसने उस प्रॉब्लम को कुछ ही पलों में कुछ ही मिनटों में सॉल्व कर दिया होता है। इसके बाद विल अपने तीनों दोस्तों के साथ एक बार में जाता है जहाँ पर विल का एक दोस्त 2 लड़कियों के साथ फ्लर्टिंग करने के लिए जाता है और वो उन्हें कहता है कि मैं तुम्हारी एक क्लास का हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। और तभी वहां पर एक दूसरा लड़का आता है और वो विल के दोस्त का मजाक उड़ाना शुरू करता है। वो उससे हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिसका आंसर उसके पास नहीं होता, लेकिन तभी विल वहां पर आ जाता है और वो न केवल उसके सवालों का जवाब देता है बल्कि उसे ऐसी ऐसी बातें बताता है जो किताबें उसने पढ़ी भी नहीं होती। और अंत में वो कहता है कि तुम सिर्फ किताबों से पढ़ सकते हो लेकिन जिंदगी किताबें नहीं है बल्कि जिंदगी असलियत है। विल उसे कहता है कि सारी नॉलेज जो तुमने लाखों रुपए खर्च करके स्कूल और कॉलेज से ली है ये सारी की सारी नॉलेज तुम लाइब्रेरी से फ्री में भी हासिल कर सकते थे। विल की बातें सुनकर वो जो 2 लड़कियां बैठी होती है वो उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब इनमें से एक लड़की का नाम स्काइला होता है और वो विल के पास आती है और उसे अपना नंबर देकर चली जाती है। ये लड़की बहुत खूबसूरत होती है और इसके बाद विल अपने दोस्तों के साथ उस बार से निकल जाता है। अगले दिन विल कोर्ट में जाता है क्योंकि उसने जो अपने दोस्तों से लड़ाई की थी और जब वहां पर पुलिस आ गई थी तो उसने पुलिस पर भी हाथ उठाया था और विल अपना केस खुद लड़ना चाहता है और ऐसा वो पहले भी कर चुका है। जज बोलता है कि मैं तुम्हारी पूरी रिपोर्ट देख चुका हूँ, 10 मिनट से मैं वही देख रहा हूँ। तुम पर असॉल्ट के केसेस लग चुके हैं, तुमने गाड़ी चोरी की जिसमें तुमने खुद अपनी पैरवी की और छूट गए। इसके बाद तुम पुलिस वाले बने और तुमने काफी उधम मचाया। मैं जानता हूँ कि तुम कई अनाथ आश्रमों में भी रह चुके हो जिसमें से सरकार ने तुम्हें 3 से हटाया गंभीर शारीरिक शोषण के कारण, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें जेल भेजा जाएगा और तुम्हारी जमानत की रकम होगी $50,000। अब जब ये पूरा केस चल रहा होता है तो यहाँ पर कोर्ट में बैठकर प्रोफेसर जेरेल्ड भी सब कुछ देख और सुन रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने पता लगा लिया था कि आज विल की कोर्ट में पेशी है।
इसके बाद जब विल को जेल भेज दिया जाता है तो जेरल्ड उससे मिलने जाते हैं और उसे बताते हैं कि मैंने जज से बात कर ली है, वो तुम्हें छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन मेरी 2 शर्तें हैं। पहली, तुम्हें मेरे अंडर मैथमेटिक्स करना पड़ेगा और दूसरी, तुम्हें थेरेपिस्ट से मिलना पड़ेगा, और अगर तुमने इनमें से एक भी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें वापस जेल भेज दूंगा। हालांकि विल दूसरी बात नहीं मानना चाहता, यानी कि वो थेरेपिस्ट से नहीं मिलना चाहता, लेकिन उसके पास जेल से निकलने का इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है और वो उसकी बात मान जाता है। इसके बाद विल जेरल्ड के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के सवाल सॉल्व करना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ जब उसके पास थेरेपिस्ट आते हैं तो वो उनके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करता, वो अपने पहले थेरेपिस्ट को ये भी कहता है। दरअसल विल ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होती है और जो भी थेरेपिस्ट उससे मिलने के लिए आता है वो उसकी किताब पहले ही पढ़ लेता है और उसका मजाक उड़ाता है। इस वजह से उसके पास थेरेपिस्ट नहीं टिकते। इसके बाद जेरल्ड अपने एक पुराने क्लासमेट से मिलने जाता है जिसका नाम शॉन होता है और ये साइकोलॉजी का प्रोफेसर होता है। जेरल्ड उसे बोलता है कि तुम उसकी काउंसलिंग करो हफ्ते में 2 बार, लेकिन शॉन मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे पास बहुत काम है, अभी मेरे पास इन सब चीजों के लिए वक्त नहीं है। जेरल्ड बोलता है कि विल बहुत खास है और दूसरों से अलग है। शॉन बोलता है कि ऐसी उसमें कौन सी खास बात है। जेरल्ड बोलता है कि तुमने मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम सुना है, जो कि एक इंडियन था जो एक झोपड़े में रहता था और शायद कभी स्कूल भी ना गया हो, लेकिन एक दिन उसके हाथ एक पुरानी मैथमेटिक्स की किताब लग गई और उसने उस छोटी सी किताब से ऐसी ऐसी थ्योरीज निकाली जिसने सालों तक मैथमेटिशियंस को घुमा के रख दिया। उसके बाद उसे इंग्लैंड बुला लिया गया और यहाँ पर उन्होंने मैथमेटिक्स के क्षेत्र में ऐसा काम किया जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। और विल भी जीनियस रामानुजन की तरह है, लेकिन वो बहुत जिद्दी है, बहुत डिफेंसिव है, वो किसी के हाथ नहीं आता। मैं चाहता हूँ तुम हफ्ते में कम से कम उसे एक बार मिलो ताकि उसे मदद मिले, और शॉन उसकी बात मान जाता है। और इसके बाद जेरल्ड विल को शॉन के पास लेकर आता है। शॉन के कमरे में उसकी लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें होती हैं और शॉन उससे किताबों के बारे में कुछ सवाल पूछता है, लेकिन विल उसकी किसी भी बात का सीधा मुंह जवाब नहीं देता। लेकिन शॉन उसकी सारी बदतमीजियों को आराम से सुन रहा होता है, वो उसकी बातों पर रिएक्ट नहीं करता। अब वहीं शॉन के कमरे में एक पेंटिंग होती है जो उसने खुद बनाई होती है, और इस पेंटिंग में एक नाव होती है जिसमें एक आदमी बैठा होता है और समंदर में तूफान होता है और इस आदमी की पतवार भी टूट गई होती है और आसमान भी ऐसा होता है जैसे कि नाव के ऊपर आ गिरेगा। विल कहता है कि शायद तुमने गलत औरत से शादी की जो तुम्हें छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। ये सुनने के बाद शॉन उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुमने मेरी बीवी की फिर से बेइज्जती की तो समझे तुम गए। तभी विल बोलता है कि टाइम पूरा हो गया और इसके बाद इनका आज का सेशन खत्म हो जाता है। इसके बाद जेरल्ड उस लड़की से मिलने जाता है जिसका नाम स्काइलर है, जो उसे बार में मिली थी और जिसने उसे अपना नंबर दिया था, और इन दोनों की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होना शुरू हो जाती है। अब अगले हफ्ते वो दिन आता है जब विल को शॉन के पास सेशन के लिए आना है और वो दोबारा से उससे मिलने के लिए आता है। इसके बाद शॉन उसे बाहर ले जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम्हारा प्यार के बारे में क्या ख्याल है। विल कहता है कि क्यों हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वो शॉन की किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहता। शॉन बोलता है कि उस दिन जो तुमने मेरी पेंटिंग के बारे में कहा था, मैं देर रात तक उसके बारे में सोचता रहा और फिर मेरे दिमाग में एक ख्याल आया और मैं सो गया, बहुत गहरी नींद। जानते हो ख्याल क्या था? विल कहता है क्या? शॉन बोलता है कि तुम एक बच्चे हो और कुछ भी नहीं। और इसके बाद शॉन उसे किताबों के बारे में और असली जिंदगी के बारे में बहुत सारे उदाहरण देता है। वो कहता है किताबों में प्यार को पढ़ना अलग बात है और किसी से प्यार करना एक बहुत अलग बात है। बहादुर के किस्से तुमने किताबों में बहुत पढ़े होंगे, लेकिन खुद लड़ना या किसी अजीज को, ऐसे इंसान को जिससे तुम बहुत प्यार करते हो, अपने सामने दम तोड़ना, ये बहुत अलग एहसास है। और ये एहसास तभी होता है जब तुम अपने आप से ज्यादा किसी और को प्यार करते हो। तुम एक जीनियस हो, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन तुम्हारे चेहरे पे घमंड और डर दिखता है। तुमने उस दिन मेरी एक पेंटिंग देखी और मेरे दिल को कुचल के रख दिया। तुम एक यतीम हो, तो क्या मैं एक ऐसी किताब को पढ़कर जिसमें तुम्हारी जैसी कहानी है, तुम्हारे दिल का हाल, तुम्हारे दुख तकलीफ को समझ सकता हूँ, उसे महसूस कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि किताबें और असली जिंदगी दोनों बहुत अलग चीजें हैं। ये सब एक बकवास है। मैं किताब पढ़कर तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जान सकता। हाँ, लेकिन अगर तुम बात करना चाहोगे तो मैं तैयार हूँ, लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे क्योंकि तुम डरते हो और अब फैसला तुम्हें करना है। और इसके बाद वो वहाँ से उठकर चले जाते हैं। और इसके एक हफ्ते बाद शॉन के पास दोबारा विल आता है, लेकिन इस बार वो उससे कुछ बात नहीं करता। विल पूरे 1 घंटे तक घड़ी के सेकंड्स गिनता रहता है और सेशन खत्म हो जाता है। विल इन सेशंस के साथ साथ जेरेड के साथ मिलकर मैथमेटिक्स के सम, उनकी प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहा होता है। अगली बार जब वो दोबारा सेशन के लिए आता है तो विल उसे बताता है कि मैं एक लड़की के साथ डेट पर गया था, लेकिन इस बार मैंने उसे फोन नहीं किया। शॉन उसे बोलता है कि तुम बिल्कुल अनाड़ी हो, तुम्हें उसे फोन करना चाहिए था। विल कहता है क्यों? ताकि मुझे पता चल जाए कि वो बोरिंग है। अभी वो मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है, वो स्मार्ट है और मैं इसे यूं ही रहने देना चाहता हूँ। शॉन उसे कहता है क्या तुम परफेक्ट हो? वो कहता है मैं तुम्हें सच बता दूं, तुम्हारी ये जो लड़की है ये भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन सवाल ये है क्या तुम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो? और साथ ही साथ वो अपनी बीवी की, जो इस दुनिया में नहीं रही, उसकी कुछ पर्सनल बातें उसे बताता है। जैसे वो उसे बताता है कि वो रात को फार्ट करती थी, जो कि शायद दूसरों के लिए अजीब है,
लेकिन आज भी मुझे उसकी वो छोटी छोटी बातें याद आती हैं। वो उसे बताता है कि वो मेरी काफी सारी ऐसी बातें जानती थी जो दुनिया में कोई नहीं जानता, और हो सकता है कि वो सारी बातें दुनिया के लिए कमी हो सकती है, लेकिन बावजूद इसकी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। और अगर तुम किसी रिश्ते को जानना चाहते हो तो तुम्हें उसमें दाखिल होना पड़ेगा। दरअसल वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रहा होता है कि दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ कमियां होती है, और जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसे उन कमियों के साथ अपनाते हैं। अब विल बात कर ही रहा होता है कि शॉन बोलता है कि टाइम हो गया। इससे पहले अभी तक जितने भी सेशंस हुए थे उसमें अधिकतर बार ये बात विल ने कही होती है, लेकिन आज पहली बार उसे वक्त का पता नहीं चला और शॉन उसे बोलता है कि टाइम हो चुका है, और विल वहां से उठकर चला जाता है। इस सेशन के बाद विल स्काइलर से मिलने के लिए जाता है। वो उससे कई दिनों से मिलने नहीं गया। स्काइलर बोलते कि तुम इतने दिनों तक कहाँ थे? वो कहता है कि मैं काम में बिजी था, और इसके बाद ये दोनों घूमने जाते हैं और ये मुलाकात स्काइलर के साथ उसकी बहुत अच्छी होती है। और विल स्काइलर से मिलने इसलिए आता है क्योंकि शॉन की बात का उसके दिल और दिमाग पर गहरा असर हुआ होता है। अब दोबारा वो दिन आता है जब उसका शॉन के साथ सेशन है और वो दोनों एक बार फिर से बातें करना शुरू कर देते हैं। विल शॉन से पूछता है कि तुम्हें कब एहसास हुआ कि तुम अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो और यही है वो जिसके साथ तुम अपनी पूरी जिंदगी गुजार सकते हो। शॉन बोलता है कि अक्टूबर 21, 1975 वर्ल्ड सीरीज के दिन। ये उस सीरीज का 6th मैच था और ये एक हिस्टोरिकल मैच था। मैं अपने दोस्तों के साथ पूरी रात टिकट काउंटर पर खड़ा रहा और हम सबको टिकट मिल गई। विल हैरानी से बोलता है क्या तुम्हें उस हिस्टोरिकल मैच की टिकट मिल गई? तुम उसका हिस्सा थे? शॉन कहता है कि अगले दिन हम बार में बैठकर मैच शुरू होने का इंतजार कर रहे थे और तभी वो अंदर आई, यानी कि नैन्सी, जिससे मैंने शादी की, और मैं तो उसे देखता ही रह गया। और फिर मैच शुरू हुआ। ये एक ऐतिहासिक मैच था। 35,000 लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। विल बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम उस मैच का हिस्सा थे, उस वक्त तुम ग्राउंड में थे। शॉन बोलता है कि मैं ग्राउंड में गया ही नहीं, बल्कि मैं नैन्सी के साथ बार में ही बैठा रहा। मैंने अपने दोस्तों को बोला कि मैं मैच देखने नहीं आ सकता। इस बात से विल हैरान हो जाता है। वो कहता है कि तुमने इतना बड़ा मैच छोड़ दिया सिर्फ एक ऐसी लड़की के लिए जिससे तुम कभी मिले नहीं थे। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें छोड़ कैसे दिया? शॉन कहता है कि उन्होंने मेरी आंखों में सब कुछ देख लिया था। विल कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो। शॉन कहता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। मैं किसी ऐसी लड़की के बारे में बात नहीं कर रहा जिससे मैं 20 साल पहले बार में मिला और हमेशा मलाल करता रहा कि मैंने उसके लिए गेम क्यों छोड़ा। मैं नैन्सी के साथ 18 साल रहा, खास तौर पर उसके आखिरी के वो 6 साल जब वो बीमार हो गई और मुझे अपनी थेरेपी छोड़नी पड़ी, या आखिरी के वो 6 महीने जब वो बहुत सीरियस हो गई थी। मुझे किसी बात का कोई मलाल नहीं है, और खास तौर पे उस गेम को छोड़ने का। दरअसल शॉन विल को अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताकर प्यार, अपनापन, सच्चाई, रिश्ते, इन सब के बारे में समझा रहा होता है, क्योंकि अगर वो विल से किताबी भाषा में बात करेगा तो वो उससे नहीं जीत सकता, क्योंकि वो बहुत शार्प होता है। और इसके बाद वो स्काइलर से लगातार मिलता है और विल और स्काइलर के रिश्ते और भी गहरे और भी नजदीक होना शुरू हो जाते हैं, और ये सब शॉन की वजह से हो रहा होता है। अब प्रोफेसर जेरल्ड शॉन से मिलने के लिए आता है। वो उससे पूछते कि तुम्हारी थेरेपी कहाँ तक पहुंची? तुमने विल से उसके फ्यूचर के बारे में पूछा कि नहीं? शॉन बोलते हैं कि नहीं, बातचीत अभी वहां तक नहीं पहुंची। जेरल्ड बताता है कि उसको मैथमेटिक्स के बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। दरअसल जेरल्ड चाहता है कि विल अपनी जिंदगी में कोई मकाम हासिल करे, क्योंकि वो जीनियस है। वो शॉन को कहता है कि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैंने अपनी 30 सालों तक मैथमेटिक्स किया, उसके बाद मुझे फील्ड मेडल मिला। शॉन बोलता है कि शायद उसे वो नहीं चाहिए जो तुम्हें चाहिए था, उसे सोचने का वक्त दो, अभी वो इस चीज के लिए तैयार नहीं है। जेरल्ड बोलता है कि मैंने उसके लिए एक बहुत बड़ी कंपनी में एक इंटरव्यू कंडक्ट करवाया है, और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। लेकिन विल अपने दोस्त को उस इंटरव्यू में विल बना के भेज देता है, क्योंकि वो जॉब नहीं करना चाहता, वो इसके लिए तैयार नहीं है। विल इसके बाद स्काइला से मिलता है और इन दोनों के बीच में अब प्यार बहुत गहरा हो जाता है। स्काइला विल से बोलती है कि तुम मेरे साथ कैलिफोर्निया चलो, क्योंकि वो कैलिफोर्निया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जाना चाहती है। लेकिन विल मना कर देता है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि आज नहीं तो कल स्काइला उसे छोड़ देगी और वो अकेला रह जाएगा। विल उसे अपनी जिंदगी की और भी सच्चाइयां बताता है। विल ने पहले स्काइला को बताया होता है कि वो 12 भाई और वो 13वां है, लेकिन ये झूठ होता है। विल बोलता है कि मैं एक अनाथ हूँ और मैं ऑर्फनेज में पला बड़ा हूँ, जहाँ पर मुझे सिगरेटों से जलाया जाता था, मुझे चाकू मारा गया है, और ये सब घिनौना सच तुम नहीं सुनना चाहती। लेकिन स्काइला उससे प्यार करती है, वो उसकी मदद करना चाहती है। विल कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। स्काइला कहती है कि अगर तुम मुझे एक बार बोल दोगे कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते तो मैं तुम्हें कभी फोन नहीं करूंगी। और विल कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, और वहां से चला जाता है। स्काइला इस बात से बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि वो विल से बहुत प्यार करती है, और विल ये सब इसलिए करता है क्योंकि उसे डर होता है कि स्काइला उसे एक दिन छोड़कर चली जाएगी, क्योंकि वो अनाथ है, उसके पास कुछ नहीं है। इसके बाद विल प्रोफेसर जेरल्ड के पास जाता है और उन्हें बताता है कि उसे मैथमेटिक्स की थ्योरम सुलझाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ये सब काम नहीं करना चाहता। हालांकि वो इस काम में जीनियस होता है, जिस काम को करने में लोगों को सालों लगते हैं, उसे विल चंद मिनटों में ही कर देता है। लेकिन विल ये नहीं करना चाहता और विल वहां से चला जाता है, और वो मिस्टर शॉन
के पास जाता है क्योंकि उसके सेशन का दिन होता है। मिस्टर शॉन उससे पूछते हैं क्या तुम्हारा कोई आत्मसाथी है जिससे तुम अपने दिल की गहराई की बात कह सको। वो अपने दोस्त चकी का नाम लेता है। मिस्टर शॉन कहते हैं कि वो तुम्हारे लिए जान दे सकता है लेकिन वो तुम्हारे दिल की गहराई को नहीं समझ सकता। विल इसके बाद कई राइटर्स के नाम लेता है। मिस्टर शॉन बोलता है कि वो सब मर चुके हैं, वो तुम्हारे सवालों के जवाब नहीं दे सकते। वो उससे पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहते हो। विल कहता है कि मैं भेड़े चराना चाहता हूँ। मिस्टर शॉन बोलते हैं कि तुम यहाँ से निकल जाओ। विल कहता है कि भी टाइम बचा है, तुम मुझे नहीं निकाल सकते। मिस्टर शॉन कहते हैं कि मेरे पास तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का कोई वक्त नहीं है। विल कहता है कि तुम आत्मसाथी की बात करते हो, मैं तुमसे पूछता हूँ कहाँ है तुम्हारा आत्मसाथी। वो कहता है कि वो मर चुकी है। विल कहता है कि तुमने गेम खेली और तुम हार गए। मिस्टर शॉन बोलता है मैंने कम से कम गेम को पूरा तो किया। मैंने तुमसे एक आसान सा सवाल पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो और तुम्हारे पास उसका जवाब नहीं है और तुम अब यहाँ से निकल जाओ। और विल वहां से चला जाता है। दरअसल विल का जीवन जिस तरह से बीता था उसकी छाप आज भी उसके दिमाग में है। वो उन चीजों से बाहर नहीं निकल पाया। हालांकि वो जीनियस है लेकिन उसे नहीं पता कि उसे क्या करना है। वो मुश्किल से मुश्किल गणित के सवाल आसानी से सुलझा सकता है। वो किसी भी किताब को पढ़ के आसानी से समझ सकता है लेकिन जिंदगी की असली किताब जिसे हम प्रैक्टिकल लाइफ कहते हैं उसमें वो आज भी वीक है। वो रिश्तों को नहीं समझता, उनसे डरता है। इसीलिए वो स्काइला के साथ नहीं जाना चाहता। वो स्काइला को फोन करता है क्योंकि स्काइला अब यहाँ से जा रही है। विल कहता है कि आजकल मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ ताकि मुझे गधा मजदूरी ना करनी पड़े क्योंकि वो सफाई का काम करता है, बिल्डिंग को तोड़ने का काम करता है। स्काइला जाने से पहले उसे आई लव यू कहती है लेकिन विल उसकी इस बात का कोई जवाब नहीं देता। विल अपने दोस्त चक्की के साथ कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता है। विल का दोस्त चक्की नहीं चाहता कि वो यहाँ पर काम करे क्योंकि वो जानता है कि वो इंटेलिजेंट है लेकिन विल उन्हीं के आसपास रहकर उन्हीं के साथ काम करना चाहता है। चक्की बोलता है कि मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब भी मैं इस कचरे के ढेर पर पड़ा हूंगा लेकिन मुझे उसकी कोई शिकायत नहीं है। लेकिन तुम अगर यहाँ पर रही तो हम सबकी हार होगी क्योंकि तुम्हारे पास टैलेंट का खजाना है और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी जिंदगी ऐसे जाया करो और अगर तुमने की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहीं दूसरी तरफ जेरल्ड शॉन के पास जाता है और शॉन को बोलता है कि तुमने उसकी थेरेपी बंद कर दी। शॉन बोलता है कि मैं जानता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। वो परेशान है और हम पर भरोसा नहीं करता क्योंकि जिन पर उसे भरोसा था उन सब ने उसका भरोसा तोड़ा है और वो अपने बेवकूफ दोस्तों के साथ इसलिए घूमता है क्योंकि वो उसके एक इशारे पर तुम्हारा सर फोड़ सकते हैं। उसे उन पर भरोसा है और इससे पहले कि कोई उसे छोड़े वो उसको छोड़ देता है। ये एक बचाव का तरीका है और इसीलिए वो पिछले 20 सालों से अकेला है और अगर हमने उसे ज्यादा पुश किया तो हम उसे खो देंगे और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा। इसके बाद इन दोनों के बीच में विल को लेकर काफी बहस होती है और इन दोनों के बीच में जब आर्गुमेंट्स हो रहे होते हैं तभी वहां पर विल आ जाता है और इसके बाद जेरल्ड वहां से चला जाता है और विल शॉन से मिलता है। दरअसल शॉन ने उसकी आज तक की थेरेपी के मुताबिक उसकी रिपोर्ट तैयार की होती है। उसमें विल की कुछ ऐसी फोटोज भी होती है जिसमें वो चाइल्ड अब्यूज का शिकार होता है। विल शॉन से पूछता है क्या तुमने अपनी जिंदगी में ये सब कुछ महसूस किया है जो मैंने किया है। शॉन बताता है कि हाँ, मेरे पिताजी एक जबरदस्त पियक्कड़ थे, बहुत शराब पीते थे और घर आकर वो किसी न किसी को मारना चाहते थे। मैं अपनी माँ और छोटे भाई को बचाने के लिए उन्हें उकसाता था। विल कहता है कि मेरा सौतेला बाप टेबल पर बेल्ट और बेत रख देता था और बोलता था चुन लो। शॉन कहता है कि मैं बेल्ट चुनता। विल कहता है कि मैं हमेशा बेत चुनता था ताकि वो अपनी पूरी भड़ास निकाल ले। विल कहता है कि तुमने मेरी फाइल में यही लिखा है ना कि विल को अटैचमेंट डिसऑर्डर है। वो कहता है हाँ, कुछ ऐसे ही लिखा हुआ है। वो शॉन को ये भी बताता है कि मैं स्काइला से अलग हो गया। शॉन बोलता है तुम अलग हो गए, क्या बताना चाहोगे? विल कहता है नहीं। इसके बाद शॉन उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी आज तक तुम्हारे साथ हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इसके बाद विल शॉन के गले लगकर बहुत रोता है और इसके बाद विल मजदूरी का काम छोड़कर जेरल्ड की सिफारिश से एक कंपनी को ज्वाइन कर लेता है और ये बताने के लिए वो शॉन के पास आता है। शॉन उसे बोलता है कि मैं छुट्टियां मनाने के लिए अब बाहर जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मेरी जरूरत हो, मुझसे बात करने का मन हो तो मेरे ऑफिस के नंबर पर फोन कर लेना, मैं तुम्हें कॉल बैक जरूर करूंगा। और इसके बाद विल वहां से जाने लगता है। मिस्टर शॉन उसे बोलते हैं गुड लक सन और विल वहां से चला जाता है। इसके बाद विल का जन्मदिन होता है और विल के जन्मदिन में उसके तीनों दोस्त उसे एक पुरानी गाड़ी गिफ्ट करते हैं और उनके साथ विल बहुत एंजॉय करता है। हालांकि उसके दोस्त नाकारा हैं, गरीब हैं, लेकिन विल को उनकी कंपनी बहुत पसंद है। और अंत में ये दिखाया जाता है कि विल एक लेटर लिखता है और ये लेटर मिस्टर शॉन के लिए होता है। और जब मिस्टर शॉन उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें लिखा होता है कि अगर प्रोफेसर जॉब के बारे में पूछे तो उनसे कहना आई एम सॉरी, मैं वो जॉब नहीं कर सकता क्योंकि मुझे एक लड़की से मिलने जाना है। दरअसल प्रोफेसर की थेरेपी से विल बहुत हद तक रिकवर हो चुका होता है और इसीलिए जो उसके दिल में रिश्तों का डर होता है उससे वो काफी हद तक निकल चुका होता है और वो इसीलिए स्काइलर से मिलने के लिए न्यूयॉर्क जा रहा होता है। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। इस कहानी में ये दिखाया गया है कि विल एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लड़का होता है जिसके अंदर बहुत टैलेंट होता है, जो मैथमेटिक्स के बड़े से बड़े सवाल ऐसे सुलझा लेता है जो बड़े से बड़े विद्वान भी ना सुलझा पाए। लेकिन वो अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने रिश्तों में हर जगह फेलियर देख चुका होता है, इसीलिए उसके दिल में रिश्तों को लेकर डर होता है जिसकी वजह से वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है।
इस कहानी में ये भी दिखाया गया है कि एक चीज जो शायद किसी इंसान के लिए बहुत जरूरी हो, वो दूसरे इंसान के लिए कोई मान्य रखती ना हो। जैसे कि प्रोफेसर जेरेल्ड के लिए मैथमेटिक्स सब कुछ है, लेकिन विल के लिए उसके कोई मान्य नहीं है। उसकी जिंदगी में प्रायोरिटीज कुछ और हैं, और जो विल के जीवन की प्रायोरिटीज होती है उसकी परेशानियां होती हैं। जेरेल्ड की नजरों में उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। और मिस्टर शॉन जो कि एक वक्त में बहुत टैलेंटेड थे और जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपने दिल की बात सुनी और जिंदगी में वही किया जो वो करना चाहते थे, और उन्हें अपनी जिंदगी के इस फैसले का कोई पश्चाताप नहीं होता।